हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम रूह का सौदा एक रोमांटिक प्रेम कहानी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात का वह समय और दमघेटू सन्नाटा बेडरूम की दीवारों के भीतर जैसे धीरे धीरे पिघल रहा था। कमरे की मध्यम डिम लाइट्स ने मन्नत का वह गोरा मासूम चेहरा और उसकी सूजी हुई आंखें रणविजय के बेहद करीब थी। मन्नत ने जब अपनी आंखें बंद करके अपनी हथेलियों को रणविजय के चौड़े और फौलादी सीने पर टिकाया तो उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वह मानसिक रूप से खुद को पूरी तरह मिटा देने के लिए अपनी माँ सुमित्रा जी की सांसों के बदले अपनी रूह का यह आखिरी सौदा करने के लिए तैयार हो चुकी थी। रणविजय की गहरी ब्लैक आंखें मन्नत के इस समर्पण को बहुत बारीकी से देख रही थी। मन्नत के बंद पलकों के कोनों से लुढ़क कर एक आंसू उसकी गाल से होता हुआ रणविजय की उंगलियों पर जा गिरा। उस गर्म आंसू के स्पर्श से रणविजय के भीतर जैसे किसी सोई हुई ज्वालामुखी को झकझोर दिया। उसने झटके से मन्नत की पतली कमर में अपना हाथ डाला, जहां वह भारी सोने का इलेक्ट्रॉनिक कमर बंद कपड़ों के नीचे दबा हुआ था, और उसे अपनी तरफ इतनी बेरहमी से भींचा कि मन्नत के मुंह से एक हल्की सी सिसके निकल गई। उनके बीच का सारा फासला पल भर में धुएं की तरह उड़ गया। रणविजय ने मन्नत की ठुंडी को अपनी उंगलियों के बीच कसकर पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें इस वक्त जुनून और एक हिंसक मादकता से सुलग रही थी। मेरी तरफ देखो मन्नत, अपनी आंखें खोलो। उसकी आवाज़ बेडरूम की भारी हवा में किसी हुक्म की तरह गूंजी। मन्नत ने कांपते हुए अपनी हिरनी जैसी बड़ी आंखें खोली। उन आंखों में रणविजय के लिए सिर्फ और सिर्फ बेबसी, लाचारी और एक गहरी नफरत का सैलाब था। तुम यही चाहते थे ना रणविजय? मन्नत की आवाज़ रौंद गई। उसके होंठ कांप रहे थे। लो, ले लो अपना हक। मेरी माँ की एक सांस के बदले तुम मेरे इस वजूद को पूरी तरह अपनी जागीर बना लो। मैं कोई विरोध नहीं करूँगी। मन्नत के ये लफ्ज़ रणविजय के पुरुषार्थ और असीमित घमंड पर किसी तीखे खंजर की तरह लगे। उसे समझ आ गया था कि मन्नत जो कर रही है वह कोई प्यार या वफादारी नहीं, बल्कि अपनी माँ को बचाने का एक मजबूरी भरा सौदा था। वह शेखावत इंडस्ट्रीज का किंग था। वह जबरदस्ती मन्नत के शरीर को हासिल कर सकता था, लेकिन उसका जुनून इस बात से बहुत ऊपर था। उसे मन्नत की रूह, उसकी पूरी वफादारी और उसका दिल चाहिए था। एक जिंदा लाश की तरह मन्नत का यह समर्पण उसके जुनूनी दिल को तड़पा गया। उसने मन्नत के चेहरे को छोड़ा नहीं, बल्कि अपना चेहरा और करीब झुकाया। रणविजय के होंठ मन्नत के कांपते हुए ऊपरी होंठ को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। उसने अपने निचले होंठ से मन्नत के निचले होंठ को नीचे की तरफ हल्का सा दबाया और उसकी बंद पंखुड़ियों को खोलने का दबाव बनाया। मन्नत की सांसें जैसे गले में ही अटक गई। रणविजय ने मन्नत के होठों के कोनों पर अपनी जीभ की नोक को धीरे से फेरा, जिससे मन्नत के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। जैसे ही मन्नत ने सांस लेने के लिए अपनी सिसकी के साथ होठों को जरा सा खोला, रणविजय ने बिना एक पल गवाए अपनी गर्म जीवा को मन्नत के मुंह के भीतर गहराई तक धकेल दिया। उसकी जीभ मन्नत की कोमल और कांपती हुई जीभ से टकराई और उसे अपने घेरे में लपेटने लगी। मन्नत का पूरा शरीर इस स्पर्श से सुन्न पड़ गया। उसके पैर की सोने की भारी पायल और उसकी कमर की चैन बिस्तर की चादर से रगड़ खाकर तेजी से तीखी रुनझुन आवाज करने लगी। रणविजय ने मन्नत के निचले होंठ को अपने दांतों के बीच हल्का सा भींचा, फिर उसे छोड़ते हुए मन्नत के ऊपरी होंठ को चूमने लगा। मन्नत की सांसें उखड़ने लगी थी। उसका दिल उसकी सीने के भीतर किसी पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। रणविजय की जीभ मन्नत के मुंह के ऊपरी हिस्से को छूते हुए उसकी हर एक सांस को अपने भीतर खींच रही थी। उसने मन्नत के लंबे घने काले बालों के भीतर अपनी उंगलियों को कसकर फंसा लिया था, जिससे मन्नत का सिर पूरी तरह उसकी गिरफ्त में लॉक हो चुका था। वह मन्नत के दोनों होठों को एक साथ अपने मुंह के भीतर भर कर धीरे धीरे खींच रहा था, जिससे उनके बीच लार की एक महीन और गर्म लकीर बन रही थी। मन्नत ने अपने हाथ रणविजय के कंधों पर कस दिए थे। उसकी उंगलियां उसके सूट के कपड़े को नोच रही थी, लेकिन वह खुद को इस दीवानगी से अलग नहीं कर पा रही थी। काफी देर तक मन्नत के मुंह के भीतर अपनी जीभ का पूरा अधिकार जताने के बाद रणविजय ने धीरे धीरे अपने होठों को मन्नत के होठों से अलग किया।
दोनों की सांसें बुरी तरह फूल रही थी। मन्नत के होंठ लाल और पूरी तरह गीले हो चुके थे, जिन पर रणविजय के दांतों के हल्के निशान उभर आए थे। रणविजय ने मन्नत के चेहरे को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त खौफ के साथ साथ एक अजीब सा नशा छा चुका था। रणविजय ने मन्नत को अपने नीचे से छोड़ा और बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गया। उसने अपनी शर्ट के खुले हुए बटन्स को ठीक किए और एक लंबी गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर फिर से वही सख्त कॉर्पोरेट किंग वाला ठहराव लौट आया था। मुझे तुम्हारा यह बेबस शरीर नहीं चाहिए मन्नत, रणविजय ने बिना मन्नत की तरफ देखे बेहद ठंडी आवाज में कहा। जिस दिन तुम खुद इस रणविजय के प्यार में तड़प कर अपनी मर्जी से मेरे पास आओगी, वह रात हमारी होगी। लेकिन आज तुमने अपनी तरफ से अपनी शर्त पूरी करने की कोशिश की है और रणविजय सिंह शेखावत अपनी जुबान का पक्का है। वह बिस्तर से उठा, अपनी पैंट की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और स्टडी टेबल की तरफ बढ़ गया। मन्नत बिस्तर पर वैसे ही पड़ी रही। उसका पूरा शरीर रणविजय की उस खौफनाक और वाइल्ड किस के एहसास से अब भी कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रणविजय ने अंतिम सीमा लांघने से खुद को रोक लिया था। वह समझ चुकी थी कि इस इंसान का पागलपन किसी आम विलन से कहीं ज़्यादा गहरा और खतरनाक था। सुबह 7 बजे कार नीचे तैयार मिलेगी। तैयार हो जाना, हम दिल्ली जा रहे हैं, रणविजय ने बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और बाहर निकल गया। दरवाजे के बायोमेट्रिक की बंद होने की क्लिक आवाज़ के साथ ही मन्नत ने कम्बल को अपने चेहरे पर खींच लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह शेखावत मिलकर का माहौल हमेशा की तरह कड़ा और अनुशासित था। मन्नत सुबह 6 बजे ही उठ चुकी थी। उसने दाई माँ के लाए हुए कपड़ों में से एक बेहद सादा लेकिन खूबसूरत पीच कलर का अनारकली सूट पहना था। उसने अपनी मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर भरा और गले में वह भारी हीरा जड़ा मंगलसूत्र पहना जो उसे हर पल रणविजय की कानूनी पत्नी होने का एहसास कराता था। जब वह तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई तो कपड़ों के नीचे उसकी पतली कमर पर बंधा हुआ वह भारी सोने का इलेक्ट्रॉनिक कमरबंद साफ महसूस हो रहा था, जो उसकी अदृश्य बेड़ियों की तरह था। रणविजय अपने 3 पीस ब्लैक अरमानी सूट में बेडरूम के भीतर दाखिल हुआ। उसने मन्नत को देखा। उसकी सादगी, उसके चेहरे की उदासी और उसकी मांग का सिंदूर देखकर रणविजय की आंखों में गहरी संतुष्टि का भावना आ गई। उसने मन्नत का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों को अपनी पट्टी बंदी हथेली के बीच भींजा और उसे लेकर नीचे की तरफ बढ़ गया। मन्नत के पैर की भारी पायल की रुंझुन आवाज हवेली की सीढ़ियों पर गूंजने लगी। नीचे रुद्र और 4 ब्लैक एसयूवी गाड़ियों का काफिलाना उनकी सिक्योरिटी के लिए पहले ही मुस्तैद खड़ा था। रणविजय ने मन्नत को रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। कार जैसे ही मैंसन के विशाल लोहे के गेट से बाहर निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ी, मन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह 3 हफ्तों बाद इस सुनहरी जेल की 4 दीवारी से बाहर खुली दुनिया को देख रही थी। खिड़की के बाहर से गुजरते पेड़, गाड़ियां और लोग उसे एक सपने जैसे लग रहे थे। पूरी राइड के दौरान रणविजय पूरी तरह से खामोश रहा। उसका एक हाथ मन्नत की कमर पर टिका था, जहां वह हर पल अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर मन्नत के कमरबंद के सिग्नल्स को चेक कर रहा था। वह मन्नत को खुली दुनिया में लेकर जरूर आया था, लेकिन उसका कंट्रोल अब भी उतना ही सख्त था। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ियों का काफिला दिल्ली के उस आलीशान और महंगे प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुका। हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर बाउंसरों ने तुरंत एक घेरा बना लिया ताकि कोई भी आम इंसान या मीडिया का शख्स उनके करीब ना आ सके। रणविजय कार से उतरा और उसने बेहद अधिकार के साथ मन्नत की कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपने साय में समेटते हुए हॉस्पिटल के भीतर ले गया। जैसे ही वे वीआईपी लिफ्ट के जरिए टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल आईसीयू वार्ड के सामने पहुंचे, मन्नत की सांसें थम गई। सामने कांच के दरवाजे के पार बेड पर उसकी बूढ़ी और कमजोर माँ सुमित्रा जी बैठी हुई थी। उनके चेहरे से वह भारी वेंटिलेटर मास्क हट चुका था और वे खिड़की से बाहर देख रही थी। माँ, मन्नत के मुंह से एक सिसकी निकली और वह रणविजय की पकड़ को भूलकर सीधे वार्ड के भीतर की तरफ भागी। उसके पैर की पायल की तेज रुनझुन आवाज पूरे शांत कॉरिडोर में गूंज उठी। मन्नत ने वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे सुमित्रा जी के बेड के पास पहुंचकर उनके गले लग गई। माँ, मेरी माँ। मन्नत सुमित्रा जी के सीने में अपना मुंह छुपाकर पागलों की तरह रोने लगी। सुमित्रा जी ने जब मन्नत की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कांपते हाथों से मन्नत के चेहरे को ऊपर उठाया। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उनकी बूढ़ी माँ
आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। मन्नत मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? तू कहाँ चली गई थी? डॉक्टरों ने कहा कि तूने बहुत बड़े खानदान में शादी कर ली है। सुमित्रा जी की आवाज़ कमजोरी की वजह से लड़खड़ा रही थी। मन्नत ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपनी माँ के हाथों को चूमने लगी। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ। तभी सुमित्रा जी की नज़र मन्नत की मांग के गहरे लाल सिंदूर और उसके गले के चमचमाते हीरे के मंगलसूत्र पर पड़ी। वे हैरान रह गई। मन्नत, ये सब तेरी शादी तूने मुझे बताया भी नहीं। मन्नत का गला रोंद गया। वह अपनी माँ को कैसे बताती कि यह सिंदूर और यह मंगलसूत्र उसकी शादी की निशानी नहीं, बल्कि उसकी गुलामी की वो दस्तावेज है जिन्हें इस शेखावत साम्राज्य के किंग ने जबरदस्ती उसके वजूद पर थोपा था। वह अपनी माँ को अपनी कमर पर बंधे उस इलेक्ट्रॉनिक कमरबंद का सच कैसे बताती? वह चुप रही। उसका स्वाभिमान उसे सच उगलने के लिए चीख रहा था, लेकिन सुमित्रा जी की नाजुक सेहत का ख्याल उसे खामोश रख रहा था। इससे पहले कि मन्नत कुछ बोल पाती, वार्ड का दरवाजा धीरे से खुला और रणविजय सिंह शेखावत पूरे रौब खौफ और एक नेचुरल जेंटलमैन के रूप में भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई क्रूरता या हिंसक पागलपन नहीं था। उसने सुमित्रा जी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बेहद संस्कारी और आदरणीय मुस्कान उभर आई। मन्नत रणविजय के इस रूप को देखकर अंदर तक सिहर गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह इंसान एक पल में शैतान और दूसरे ही पल में मसीहा कैसे बन जाता था। रणविजय भारी कदमों से चलता हुआ सुमित्रा जी के बेड के पास पहुंचा। उसने नीचे झुककर सुमित्रा जी के पैर छुए। प्रणाम माँ जी। सुमित्रा जी ने रणविजय के उस 6 फीट 2 इंच के विशाल और प्रभावशाली अभिव्यक्ति को देखा। उसकी आंखों की चमक और उसके कपड़ों की रसूखदारी साफ बता रही थी कि वह कोई मामूली इंसान नहीं था। जीते रहो बेटा, तुम। सुमित्रा जी ने असमंजस में पूछा। रणविजय ने मन्नत की तरफ देखा और फिर बेहद प्यार से सुमित्रा जी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। माँ जी, मैं रणविजय सिंह शेखावत हूँ, मन्नत का पति। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि हम आपको शामिल नहीं कर सके। आपकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मन्नत को संभालने वाला उस वक्त कोई नहीं था। मैंने मन्नत से वादा किया था कि जब तक आप पूरी तरह होश में नहीं आ जाती, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। सुमित्रा जी ने रणविजय की बातों को सुना तो उनकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। उन्होंने रणविजय के सिर पर अपना कमजोर हाथ रखा। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरी मन्नत बहुत मासूम है, मध्यम वर्गीय परिवार से है, यानी मिडिल क्लास परिवार से है। तुमने इसे इतना बड़ा दर्जा दिया। डॉक्टर्स कह रहे थे कि इस अस्पताल का सारा खर्च, मेरी दवाइयाँ, सब कुछ शेखावत इंडस्ट्रीज देख रही है। तुम मेरे लिए दामाद नहीं, भगवान बनकर आए हो। भगवान। सुमित्रा जी का यह शब्द मन्नत के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। उसका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। माँ, यह भगवान नहीं है, यह वही शैतान है जिसने आपकी बेटी को कैद कर रखा है। यह वही जल्लाद है जिसने आपकी सांसों का सौदा करके मुझे अपनी जागीर बनाया है। लेकिन मन्नत अपनी जुबान नहीं खोल सकती थी। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि सुमित्रा जी के दिल पर कोई भी गहरा सदमा या तनाव उनकी जान ले सकता है। मन्नत को अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए रणविजय के इस परफेक्ट हस्बैंड वाले झूठ नाटक में उसका साथ देना ही था। यह मन्नत के आत्मसम्मान के लिए एक नया और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन चुका था। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, रणविजय ने सुमित्रा जी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा। उसका एक हाथ मन्नत के नाजुक कंधे पर कस चुका था। उसकी उंगलियों का वह दबाव मन्नत को चुप रहने की चेतावनी दे रहा था। मन्नत मेरी पत्नी है, मेरी रूह है। इसकी हर एक खुशी का ख्याल रखना अब मेरा इकलौता फर्ज है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम आपको अपने साथ मैनसन ले चलेंगे। सुमित्रा जी खुश हो गई और उन्होंने मन्नत की तरफ देखा। मन्नत, देख कितना अच्छा जीवन साथी मिला है तुझे। तू खुश है ना बेटा? मन्नत ने रणविजय की तरफ देखा, जिसकी गहरी काली आंखें सीधे मन्नत के चेहरे पर गड़ी थी, मानो वे कह रही हो, जवाब सोच समझ कर देना मन्नत। तुम्हारी माँ की सांसें मेरे इस फोन के एक बटन पर है। मन्नत ने अपनी सूखी हुई जीभ से अपने होठों को गीला किया और एक बेहद नकली खोखली मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा,
हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। रणविजय मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रणविजय के होठों पर एक गहरी पर जैसे जीत की मुस्कान आ गई। वह जानता था कि उसने मन्नत को एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जहाँ से वह कभी सच नहीं बोल पाएगी। माँ जी, आप मन्नत से बातें कीजिए। मैं बाहर डॉक्टर से इसके अगले ट्रीटमेंट की डिटेल डिस्कस करके आता हूँ, रणविजय ने कहा और सुमित्रा जी के आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद लेने के बाद वार्ड से बाहर निकल गए। रणविजय के जाते ही मन्नत ने राहत की सांस ली। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनसे उनके बचपन की, उनके घर की बातें करना शुरू किया। वह इस 1 घंटे के लिए अपनी गुलामी की उस भारी बेड़ियों को भूल जाना चाहती थी, लेकिन उसकी कमर पर बंधा हुआ वह सोने का कमरबंद हर पल उसकी त्वचा से रगड़ का कर उसे हकीकत का एहसास करा रहा था। उसे पता था कि रणविजय डॉक्टर्स के कैबिन में बैठकर भी अपने स्मार्टफोन पर मन्नत की धड़कनें और उसकी दूरी लाइव ट्रैक कर रहा है। वह आज़ाद होकर भी पूरी तरह कैद थी। ठीक 1 घंटे बाद वार्ड का दरवाज़ा फिर से खुला और रणविजय भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही पुराना जुनूनी और सख्त रूप वापस लौट चुका था। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर मन्नत की तरफ। मन्नत, अब हमें चलना चाहिए। ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और डॉक्टर ने माँ जी को आराम करने की सलाह दी है। रणविजय की आवाज़ में एक अडिग हुक्म था जिसे टाला नहीं जा सकता था। मन्नत की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह अपनी माँ को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। रणविजय, प्लीज़ थोड़ी देर और, उसने फुसफुसाते हुए मिन्नत की। मैंने कहा ना मन्नत, वक्त हो चुका है। रणविजय ने मन्नत की कलाई को अपनी उंगलियों के बीच भींचा। उसकी पकड़ में कोई ढील नहीं थी। सुमित्रा जी ने मन्नत का रोता हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने कहा, जा बच्ची, अपने पति के साथ जा। उनका काम बहुत बड़ा है, उन्हें परेशान मत कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बस अपनी इस गृहस्थी को अच्छे से संभालना। मन्नत ने भारी मन से अपनी माँ के पैर छुए और रणविजय के पीछे पीछे वार्ड से बाहर निकल गई। जब वे हॉस्पिटल की कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो मन्नत के पैर भारी हो रहे थे। उसकी पायल की रुनझुन आवाज़ इस वक्त किसी कैदी की जंजीरों की तरह लग रही थी। जैसे ही वे वापस रोल्स रॉयल्स की पिछली सीट पर बैठे और कार हॉस्पिटल की बाउंड्री से बाहर हाईवे की तरफ बढ़ी, रणविजय का वह प्यार करने वाला आदर्श दामाद का मुखौटा पल भर में गायब हो गया। उसकी आंखों का वह हिंसक, पजेसिव और डार्क ऑब्सेशन वापस लौट आया। उसने झटके से मन्नत की कमर में अपना हाथ डाला और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। तुमने आज अपना वादा बहुत अच्छे से निभाया मन्नत, रणविजय ने मन्नत के सूजे हुए होठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए कहा। तुमने मेरी माँ जी के सामने एक परफेक्ट पत्नी का नाटक बहुत अच्छे से किया और तुम्हारी इसी वफादारी के बदले मैंने तुम्हारी माँ की जान बख्श दी। मन्नत ने नफरत से अपना चेहरा घुमाया। यह सब एक नाटक था रणविजय। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तुमने मुझे अपने इस सोने की चैन से बांध कर भले ही चुप करा दिया हो, लेकिन मेरा यह दिल कभी तुम्हारा नहीं होगा। रणविजय के चेहरे पर एक डरावनी साइकोपैथिक हंसी उभर आई। उसने मन्नत की कमर के कमरबंद को थोड़ा और कसा, जिससे मन्नत सीधे उसके सीने से चिपक गई। दिल? मन्नत मल्होत्रा, मुझे तुम्हारे इस दिल की नफरत भी मंजूर है। तुमने आज अपनी माँ से मुलाकात कर ली है, लेकिन याद रखना, अब दोबारा तुम इस शेखावत मैंसन की चारदीवारी से बाहर जाने का नाम भी अपने जहन में नहीं लाओगी। तुम्हारी यह दुनिया अब सिर्फ और सिर्फ मेरे इस बेडरूम के भीतर शुरू होगी और यहीं ख़त्म होगी। कार बड़ी तेजी से शेखावत मैंसन की तरफ बढ़ रही थी। मन्नत चुपचाप रणविजय के मजबूत सीने से बंधी अपनी आंखों के आंसू छुपाए खिड़की के बाहर पीछे छूटती दुनिया को देख रही थी। रॉल्स रॉयस की पिछली सीट पर पसरा सन्नाटा इतना भारी था कि बाहर से आ रही टायरों की घर्षण की आवाज़ भी किसी चीख जैसी महसूस हो रही थी। गाड़ी जैसे ही शेखावत मैंसन के उस विशाल काले लोहे के फाटकों को पार करके भीतर दाखिल हुई, मन्नत का दिल एक बार फिर उसकी छाती के भीतर बैठने लगा। अस्पताल की वह खुली हवा, उसकी माँ की गोद का वह सुकून और वह चंद लम्हों का एहसास कि वह आज़ाद है, सब कुछ पल भर में किसी सुदूर धुंध की तरह ओझल हो गया। उसके सामने एक बार फिर वही गगनचुंबी आलीशान पत्थर की इमारत खड़ी थी, जो दुनिया के लिए एक रसूखदार महल थी, लेकिन मन्नत के लिए एक बेहद खौफनाक और सुनहरी जेल। कार के रुकते ही रुद्र ने तुरंत बाहर से दरवाजा खोला। रणविजय ने मन्नत की कमर से अपनी मजबूत हथेली को हटाया, लेकिन उसके गहरी ब्लैक आंखों की नज़रों का पहरा अब भी मन्नत के चेहरे पर उतना ही सख्त था। उसने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे कार
से बाहर निकाला। मन्नत के पैर जैसे ही फर्श पर पड़े, उसने उसके अनारकली सूट के नीचे छिपी उसकी पतली कमर पर बंधे उस भारी सोने के इलेक्ट्रॉनिक कमरबंद की कड़वी खनक और उसके पैरों की भारी पायल की रुंझुन आवाज़ एक साथ गूंज उठी। यह आवाज़ इस बात का साक्षात ऐलान थी कि उसकी कैद का दूसरा और सबसे बड़ा कड़ा दौर अब शुरू हो चुका था। कमरे में जाओ मन्नत, रणविजय ने अपनी आवाज़ को बेहद धीमी और हुक्म भरा रखते हुए कहा। मुझे ऑफिस के कुछ पेंडिंग पेपर्स साइन करने हैं, मैं थोड़ी देर में ऊपर आ रहा हूँ। मन्नत ने बिना उसकी तरफ देखे अपने होठों को बीचा और भारी कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वह बेडरूम के भीतर दाखिल हुई तो दरवाज़ा उसके पीछे लॉक नहीं हुआ, क्योंकि रणविजय ने उसकी कमर के सेंसर को मैंसन के इंटरनल वाईफाई ग्रिड से कनेक्ट कर रखा था। वह इस विशाल हवेली की वीआईपी कॉरिडोर और अपने कमरे के भीतर घूम सकती थी, लेकिन मुख्य द्वार या बाउंड्री की तरफ बढ़ते ही उसकी कमर की चैन सीधे रणविजय के फ़ोन पर रेड अलर्ट भेज देती। मन्नत थक कर बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में छुपा लिया। उसकी माँ सुमित्रा जी का वह हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी माँ समझ रही थी कि उनकी बेटी दुनिया के सबसे अमीर और प्यार करने वाले पति के साथ एक सुखी जीवन बिता रही है। मन्नत को अपनी माँ की उस मासूम खुशी को बचाने के लिए पूरी जिंदगी इस झूठ के मुखौटे को पहनना था। रणविजय ने उसे एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से वह चाहकर भी कभी सच नहीं बोल सकती थी। तभी कमरे के भीतर दाई माँ दाखिल हुई। उनके हाथ में हल्दी और चंदन के लेप की एक कटोरी थी। उन्होंने मन्नत के पास आकर उसकी कुर्ती को धीरे से ऊपर उठाया। मन्नत की गोरी नाजुक कमर पर उस भारी सोने के कमरबंद के लगातार कसे रहने की वजह से त्वचा पर गहरे लाल रंग के निशान और हल्की सूजन आ चुकी थी। धातु के कड़े स्पर्श ने उनकी कोमल त्वचा को छील दिया था। मेरी बच्ची, दाई माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े जब उन्होंने उस इलेक्ट्रॉनिक पैनल वाले कमरबंद को देखा जो मन्नत के मांस में धंसा हुआ लग रहा था। रणविजय बाबा का यह कैसा पागलपन है? वह तुम्हें इस तरह तकलीफ देकर क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं इस पर यह लेप लगा देती हूँ, थोड़ा दर्द कम होगा। मन्नत ने एक ठंडी फीकी मुस्कान चेहरे पर लाई। दाई माँ, इस शरीर के दर्द की अब मुझे आदत हो चुकी है। जो इंसान मेरी आत्मा का सौदा कर चुका है उसके लिए मेरी इस त्वचा का छिल जाना बहुत मामूली बात है। आप बस मुझे यह बताइए, क्या रणविजय की उस दराज की चाबी कभी इस कमरे से बाहर जाती है? दाई माँ ने घबरा कर चारों तरफ देखा और अपनी आवाज़ को बेहद धीमी करते हुए बुदबुदाया। छोटी बहू, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस दराज के बारे में बात मत करो। बाबा अपनी चाबियों को एक सेकंड के लिए भी खुद से अलग नहीं करते, लेकिन हर महीने के पहले शुक्रवार को जब वे अपने बिजनेस के सिलसिले में देर रात तक सर्वर रूम में बैठते हैं तो वे अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें इस कमरे के वॉशरूम के लॉकर में छोड़ जाते हैं। कल शुक्रवार है बच्ची, लेकिन तुम ऐसी कोई हिमाकत मत करना। अगर बाबा ने तुम्हें पकड़ लिया तो वे तुम्हें पूरी तरह से इस कमरे के भीतर दीवारों में चुनवा देंगे। मन्नत की आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक उभरी। उसने दाई माँ की बात को अपने दिमाग के एक सुरक्षित कोने में दर्ज कर लिया। कल शुक्रवार है, इसका मतलब उसके पास रणविजय की उस सबसे बड़े सीक्रेट, उस एम प्रोजेक्ट की आखिरी फाइल्स को देखने का एक इकलौता और आखिरी मौका था। वह जानना चाहती थी कि रणविजय का यह ऑब्सेशन किस हद तक फैला हुआ था और उसने उसके अतीत के कौन से पन्नों को अपने कब्जे में ले रखा था। रात के करीब 10 बज चुके थे जब रणविजय बेडरूम के भीतर दाखिल हुआ। उसने अपना 3 पीस सूट बदल लिया था और अब वह एक ब्लैक सिल्क के नाइट सूट में था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत और अडिग ठहराव था। वह मन्नत के पास आया जो बिस्तर पर लेटी सोनिया में निहार रही थी। रणविजय ने मन्नत को झटके से अपनी तरफ खींचा और उसका सिर अपने चौड़े फौलादी सीने पर टिका दिया। मन्नत ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। उसका शरीर किसी बर्फ की चट्टान की तरह ठंडा और बेजान था। रणविजय ने उसकी इस मूक बगावत को महसूस किया। उसकी उंगलियां मन्नत के घने लंबे काले बालों के भीतर रेंग रही थी। तुम्हारी यह खामोशी मुझे पसंद नहीं है मन्नत। रणविजय की भारी आवाज़ कमरे के सन्नाटे में गूंजी। उसने मन्नत की ठुंडी को ऊपर उठाया ताकि वह सीधे उसकी गहरी काली आंखों में देख सके। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती?
मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया, तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाया, फिर भी तुम्हारी आंखों का यह सोनापन मेरे इस दिल को तड़पाता है। तुम क्या सुनना चाहते हो रणविजय? मन्नत ने बेहद ठंडी और सपाट आवाज में कहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था कि मैं तुम्हारी इस खौफनाक सुरक्षा के लिए तुम्हें थैंक यू कहूँ या इस सोने के कमरबंद के लिए तुम्हारी तारीफ करूं। तुमने मेरे जिस्म को खरीद लिया है, लेकिन मेरी यह खामोशी मेरी अपनी है। तुम इसे मुझसे कभी नहीं छीन पाओगे। रणविजय के जबड़े भींच गए। मन्नत के ये कड़वे लफ्ज उसके घमंड पर एक बार फिर चोट कर रहे थे। उसने मन्नत के होठों को अपनी उंगलियों से थोड़ा सा दबाया। जहाँ कल रात की उसकी हार्ड किस का निशान अब भी एक हल्के नीले धब्बे के रूप में मौजूद था। मैं इस खामोशी को भी तोड़ दूंगा मन्नत, जिस दिन तुम खुद अपने इस होठों से इस रणविजय के लिए अपना समर्पण जाहिर करोगी। वह दिन बहुत दूर नहीं है। उसने मन्नत को और कस कर अपने साये में भींच लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मन्नत पूरी रात जागती रही। उसकी कमर का भारी कमरबंद हर पल उसे यह याद दिला रहा था कि आने वाली रात उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। अगली सुबह शुक्रवार का दिन शेखावत साम्राज्य के लिए एक बेहद बिजी दिन था। शेखावत इंडस्ट्रीज के ग्लोबल शेयर्स में एक बहुत बड़ा उछाल आया था और रणविजय को दिन भर कई इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी थी। वह सुबह ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने मन्नत को वही पुरानी सख्त चेतावनी दी। आज रात मुझे सर्वर रूम में थोड़ा वक्त लगेगा मन्नत, दाइमा तुम्हारे पास रहेंगी। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो दिल्ली के उस अस्पताल का पूरा मेडिकल स्टाफ बदल दिया जाएगा। रणविजय ने कार में बैठने से पहले रुद्र के सामने कहा। मन्नत ने केवल अपना सिर हिलाया। पूरा दिन उसके लिए किसी कयामत के इंतजार जैसा था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मैंसन के भीतर अंधेरा और सन्नाटा दोनों गहराने लगे। रात के करीब 11 बज चुके थे जब मन्नत को मैंसन के निचले हिस्से से सर्वेंट्स के जाने की आवाज़ें आई। दाई माँ भी मन्नत को दूध का गिलास देकर अपने क्वार्टर में जा चुकी थी। पूरा वीआईपी कॉरिडोर इस वक्त पूरी तरह सुनसान था। मन्नत बिस्तर से उतरी। उसके पैर की पायल की हल्की से रुनझुन आवाज हुई, जिसने कमरे के सन्नाटे को थोड़ा सा तोड़ा। उसका दिल उसकी छाती के भीतर इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था मानो वह अभी फट जाएगा। उसने अपनी कुर्ती को संभाला और दाई माँ के बताए अनुसार बेडरूम के उस आलीशान इटालियन मार्बल वाले वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए। वॉशरूम के भीतर की लाइट्स मद्दम थी। बड़े से आईने के ठीक बगल में एक छिपा हुआ मनोहगनी वार्डरोब था, जिसके भीतर रणविजय का एक सीक्रेट लॉकर बना हुआ था। मन्नत ने वार्डरोब का दरवाजा खोला। लॉकर के ऊपर एक डिजिटल की पैड था जो आमतौर पर बायोमेट्रिक या पासवर्ड से खुलता था, लेकिन आज चूंकि रणविजय सर्वर रूम में था और उसने अपने कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ सिंक होने के लिए रखा था, लॉकर का एक छोटा सा मैनुअल स्लॉट खुला हुआ था जहाँ चाबियों का वह मुख्य गुच्छा टंगा था जिसकी मन्नत को तलाश थी। मन्नत की उंगलियां चाबियों को छूते ही कांप उठी। उसने बेहद सावधानी से बिना कोई आवाज किए उस गुच्छे को वहां से निकाला। उन चाबियों में एक छोटे से सिल्वर कलर का कोड की था जो उसकी स्टडी टेबल की उस तीसरी और सबसे सुरक्षित दराज का था। वह चाबियां लेकर तेजी से बेडरूम की तरफ आई। स्टडी टेबल कमरे के कोने में अंधेरे में डूबी हुई थी। मन्नत टेबल के पास घुटनों के बल बैठी। उसके पैरों की पायल की आवाज़ इस वक्त उसे किसी दुश्मन की तरह लग रही थी। उसने कांपते हाथों से उस सिल्वर चाबी को सबसे नीचे वाली दराज के लॉक में डाला। टिक की एक बारीक धात्विक आवाज़ हुई और वह दराज खुल गया। मन्नत की सांसें थम गई। उसने दराज को बाहर खींचा। उसके भीतर कई इनक्रप्टेड फाइल्स और एक पुराना ब्लैक लेदर का फोल्डर रखा था। मन्नत ने उस फोल्डर को खोला और ऊपर की लाइट ऑन की। जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका पूरा वजूद जैसे बर्फ की तरह जम गया। उस फोल्डर के भीतर कोई बिजनेस सीक्रेट या पैसे का हिसाब नहीं था। उसके भीतर मन्नत के पिता दिवंगत रमेश मल्होत्रा की मौत से जुड़े कुछ बेहद गुप्त और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। मन्नत हमेशा से समझती थी कि उसके पिता की मौत एक सामान्य कार एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके बाद उनका परिवार पूरी तरह से गरीब हो गया था और उसकी मां बीमार पड़ गई थी। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स पर शेखावत इंडस्ट्रीज का ऑफिशियल सील लगा हुआ था। पन्नों पर साफ लिखा था कि रमेश मल्होत्रा शेखावत इंडस्ट्रीज के एक बेहद ईमानदार और सीनियर
अकाउंटेंट थे। जिन्होंने रणविजय के पिता के समय में कंपनी के एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी और उस घोटाले को दबाने के लिए रमेश मल्होत्रा की कार के ब्रेक्स को जानबूझकर फेल किया गया था। वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, वह शेखावत खानदान की तरफ से किया गया एक ठंडे दिमाग का मर्डर था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस पूरी फाइल्स के आखिरी पन्ने पर जहां रमेश मल्होत्रा के एक्सीडेंट की क्लोजर रिपोर्ट थी, उस पर रणविजय सिंह शेखावत के खुद के दस्तखत थे। रणविजय ने उस सच को छुपाया था, उसने मन्नत के पिता के हत्यारों को बचाया था और आज वह मन्नत को अपनी जागीर बनाकर उसकी माँ की सांसों का सौदा करके खुद को उसका मसीहा साबित कर रहा था। मन्नत का स्वाभिमान, उसकी नफरत अब एक ऐसी हिंसक आग में बदल चुकी थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। यह इंसान मेरे पिता का कातिल है। मन्नत के होठों से यह शब्द बेहद खौफनाक और कांपती हुई आवाज में निकले। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कोई बेबसी नहीं थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध की एक भयानक ज्वाला धधक रही थी। तभी कमरे के भारी महोगनी दरवाजे का लॉक बाहर से खुला। मन्नत ने घबराकर झटके से उस फोल्डर को दराज के भीतर धकेला और चाबी को लॉक करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में चाबियों का वह गुच्छा फर्श पर गिर पड़ा और उसकी तीखी खनक पूरे बेडरूम में गूंज उठी। दरवाजा खुला और सामने रणविजय सिंह शेखावत खड़ा था। उसकी गहरी ब्लैक आंखें फर्श पर बिखरी चाबियों और स्टडी दराज के खुले हुए पैनल पर पड़ी। पल भर में उसके चेहरे की वह ठंडी शांति एक बेहद हिंसक, डरावनी और आदमखोर मॉन्स्टर के रूप में बदल गई। कमरे की हवा जैसे पल भर में जम गई और मन्नत के पैरों की पायल की आवाज़ इस आने वाले सबसे बड़े और विनाशकारी तूफान की गवाही देने लगी। कमरे के भीतर की हवा जैसे पल भर में किसी बर्फीले तूफान में बदल चुकी थी। फर्श पर गिरी चाबियों के गुच्छे की वह तीखी खनक बेडरूम की ऊंची दीवारों से टकराकर जब शांत हुई तो वहां पसरा सन्नाटा किसी शमशान जैसा खौफनाक लग रहा था। मन्नत स्टडी टेबल के पास मार्बल के ठंडे फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठी थी। उसका पूरा शरीर डर के मारे नहीं बल्कि उस भयानक सच के बोझ से कांप रहा था जो अभी अभी उसके सामने उस ब्लैक लेदर की फोल्डर के पन्नों से निकल कर आया था। उसकी उंगलियां अभी उस दराज के हैंडल पर जमी हुई थी जहां उसके दिग्वंत पिता रमेश मल्होत्रा की मौत की क्लोजर रिपोर्ट रखी थी, जिस पर खुद रणविजय सिंह शेखावत के साइन थे। दरवाजे की चौखट पर खड़ा रणविजय इस वक्त कोई कॉर्पोरेट किंग या कोई आम इंसान नहीं लग रहा था, वह साक्षात मौत का दूसरा रूप था। उसकी 6 फीट 2 इंच की विशाल फौलादी काया सुबह की तीखी धूप के बजाय रात के इस डार्क सन्नाटे में और ज़्यादा डरावनी और भारी महसूस हो रही थी। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और उसकी शर्ट के आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी, जहां उसकी कलाई की नसें गुस्से के मारे नीली पड़ चुकी थी। उसकी गहरी स्याह काली आंखें, जो आमतौर पर मन्नत को देखकर एक अजीब से सुकून से भर जाती थी, इस वक्त किसी आदमखोर मॉन्स्टर की तरह सुलग रही थी। रणविजय ने अपनी नजरें फर्श पर बिखरी चाबियों से उठाई और सीधे मन्नत के सफ़ेद पड़ चुके चेहरे पर टिका दी। मन्नत की आंखों में इस वक्त खौफ नहीं था, उन हिरणी जैसे बड़ी आंखों में इस बार एक ऐसा हिंसक, जानलेवा और प्रतिशोध की आग धधक रही थी जिसने रणविजय के भीतर के शैतान को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। रणविजय ने अपने भारी सधे हुए कदमों को आगे बढ़ाया। उसके जूतों की थाप मार्बल के फर्श पर किसी आने वाले कयामत के नगाड़े की तरह गूंज रही थी। टक टक टक। हर एक कदम के साथ मन्नत का दिल उसकी छाती के भीतर इतनी जोर से धड़क रहा था मानो वह उसकी पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा, लेकिन वह अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। उसका स्वाभिमान, उसके पिता का वह खून जो शेखावत खानदान के हाथों बहाया गया था, आज उसे एक चट्टान की तरह वहीं खड़ा रहने की ताकत दे रहा था। रणविजय मन्नत के बिल्कुल करीब पहुंचा। उसने नीचे झुककर फर्श से उन चाबियों के गुच्छे को उठाया। धातु की वह खनक दोबारा कमरे में गूंजी। उसने चाबियों को अपनी पैंट की जेब में रखा और फिर झटके से मन्नत की कलाई को अपनी उंगलियों की मजबूत गिरफ्त में ले लिया। उसकी पकड़ इतनी बेरहमी से कसी कि मन्नत की कलाई की गोरी त्वचा पल भर में लाल पड़ गई, लेकिन मन्नत के मुंह से एक सिसकी तक नहीं निकली। उसने अपने दांतों को भींच लिया और अपनी नजरें रणविजय की जलती हुई आंखों में गड़ा दी। यह क्या है मन्नत? रणविजय की आवाज़ बेडरूम की भारी हवा में किसी पिघले हुए शीशे की तरह फैली। वह आज इतनी धीमी, शांत और डरावनी थी कि कोई भी आम इंसान सिर्फ उस आवाज़ को सुनकर घुटने टेक देता। मैंने तुमसे क्या कहा था?
इस मैंसन के भीतर तुम्हारी दुनिया सिर्फ इस बिस्तर और इस कॉरिडोर तक है। तुमने मेरी चाबियों को छूने की जरूरत कैसे की? तुमने इस लॉक दराज को खोलने की हिम्मत कैसे की? मन्नत ने एक खौफनाक और ठंडी हंसी अपनी होठों पर लाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई बेबसी नहीं थी, जरूरत, हिम्मत। रणविजय सिंह शेखावत, तुम मुझसे मेरी जरूरत की बात कर रहे हो? जरा पूछो अपने इस जुनूनी दिल से, पूछो अपने इस आलीशान शेखावत खानदान के इतिहास से कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हंसते खेलते परिवार को तबाह करने की। मन्नत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी कलाई को उसकी पकड़ से छुड़ाने का प्रयास किया, और जब रणविजय ने उसकी आंखों का वह हिंसक रूप देखा तो उसकी अकड़ अनजाने में ही थोड़ी ढीली हो गई। मन्नत ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और उस खुली हुई दराज के भीतर से उस ब्लैक लेदर के फोल्डर को बाहर निकालकर सीधे रणविजय के चौड़े सीने पर दे मारा। फाइल के पन्ने हवा में बिखर गए और फर्श पर जा गिरे रमेश मल्होत्रा के कार एक्सीडेंट की तस्वीरें, शेखावत इंडस्ट्रीज का वह ऑफिशियल सील और रणविजय के वे सीक्रेट दस्तखत सुबह की मध्यम लाइट में फर्श पर बिखरे पड़े थे। तुम एक कातिल हो रणविजय, मन्नत चीख पड़ी। उसकी आवाज़ उस आलीशान कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी। उसकी पैर की सोने की भारी पायल और उसकी कमर का वह इलेक्ट्रॉनिक कमरबंद उसकी इस हिंसक हरकत की वजह से तीखी खनक करने लगा, मानो वे भी मन्नत को इस प्रतिशोध का हिस्सा बना चुके हो। तुम कोई मसीहा नहीं हो, तुम वो शैतान हो जिसने मेरे पिता को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वे तुम्हारी कंपनी के उस काले घोटाले का पर्दाफाश करना चाहते थे। तुमने मेरी माँ को बीमार किया, तुमने मुझे किडनैप किया और आज तुम मेरी माँ की सांसों का सौदा करके खुद को मेरा रक्षक साबित कर रहे हो। तुम एक घिनौने कातिल हो रणविजय। मन्नत के इन सीधे और जानलेवा लफ्ज़ों ने रणविजय के चेहरे के सारे भावों को पल भर में गायब कर दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जो किसी बहुत बड़े और विनाशकारी चक्रवात के आने से पहले होता है। उसके जबड़े इतनी बेरहमी से भींचे कि उसकी कनपट्टी की नसें साफ उभर आई। उसने फर्श पर बिखरे उन पन्नों को देखा और फिर मन्नत की तरफ कदम बढ़ाया। मन्नत इस बार पीछे हटी। रणविजय ने उसे सीधे दीवार की तरफ धकेलना शुरू किया। मन्नत के कदम पीछे जाते गए जब तक कि उसकी पीठ बेडरूम की उस ठंडी कड़क कंक्रीट की दीवारें से नहीं जा टकराई। रणविजय ने अपने दोनों भारी और फौलादी हाथ मन्नत के चेहरे के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए। उसका विशाल शरीर मन्नत के नाजुक वजूद के ऊपर एक डरावनी काल कोठरी की तरह छा गया। कातिल, रणविजय ने मन्नत के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कहा। उनके बीच की दूरी इतनी कम थी कि मन्नत रणविजय की तेज और गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों का यह पजेसी ऑब्सेशन इस वक्त एक हिंसक दीवानगी में बदल चुका था। मन्नत मल्होत्रा, तुम इस आधे सच को देखकर मुझे कांपते हुए कातिल कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि शेखावत इंडस्ट्रीज का किंग इतना बेवकूफ़ है कि वह अपने ही गुनाहों के सबूत अपने बेडरूम की इस दराज में लॉक करके रखेगा? यह तुम्हारे दस्तखत हैं रणविजय। मैं इस सच से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। मन्नत ने उसके सीने पर अपनी हथेलियों से दबाव डालते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन रणविजय एक चट्टान की तरह अपनी जगह पर जमा रहा। रणविजय ने मन्नत के दोनों हाथों को एक साथ पकड़ा और उन्हें उसके सिर के ऊपर दीवार से सटाकर लॉक कर दिया। मन्नत का पूरा शरीर अब उसकी मुकम्मल गिरफ्त में था। उसकी कमर का वह सोने का कमरबंद दीवार से रगड़ खाकर एक तीखी आवाज कर रहा था। रणविजय ने अपना चेहरा थोड़ा और नीचे झुकाया। उसके होंठ मन्नत के कांपते हुए डरे और गुस्से से सुलगते होठों के इतने करीब थे कि वे आपस में लगभग छू रहे थे। सच सच जानना चाहती हो ना तुम मन्नत? सच जानना है ना तुम्हें? रणविजय की आवाज़ बेडरूम की खामोशी में किसी बजती हुई तलवार की तरह तीखी थी। तो सुनो, रमेश मल्होत्रा की कार के ब्रेक्स मेरे पिता के समय में फेल किए गए थे। यह सच है। वह घोटाला शेखावत इंडस्ट्रीज के कुछ बड़े बोर्ड मेंबर्स ने किया था। यह भी सच है, लेकिन उस फाइल के आखिरी पन्ने पर जो दस्तखत हैं
वह क्लोजर रिपोर्ट रमेश मल्होत्रा के कातिलों को बचाने के लिए नहीं थी। वह क्लोजर रिपोर्ट मैंने इसलिए साइन की थी ताकि मैं उन असली गुनहगारों को कानून की नज़रों से छुपाकर उन्हें अपने इस अंडरग्राउंड बेसमेंट में ला सकूं और उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार सकूं, क्योंकि उन्होंने उस लड़की के पिता पर हाथ डाला था जो इस रणविजय की रूह बनने वाली थी। मन्नत फटी आंखों से उसे देखती रही। उसका दिमाग रणविजय के इस जुनूनी और खौफनाक सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तुम तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुद को बचाने के लिए यह नया नाटक रच रहे हो। रणविजय सिंह शेखावत अपनी जागीर के सामने कभी झूठ नहीं बोलता मन्नत। रणविजय चिल्ला पड़ा। उसका यह हिंसक पागलपन कमरे की हवा को और भारी बना गया। उसने मन्नत के हाथों को दीवार से छोड़ा नहीं बल्कि अपना चेहरा और करीब झुकाया। उसके होंठ मन्नत के कांपते हुए ऊपरी होंठ को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। उसने अपने निचले होंठ से मन्नत के होठों को नीचे की तरफ हल्का सा दबाया और उसकी बंद पंखुड़ियों को खोलने का दबाव बनाया। मन्नत की सांसें जैसे गले में ही अटक गई। रणविजय ने मन्नत के होठों के कोनों पर अपनी जीभ की नोक को धीरे से फेरा, जिससे मन्नत के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। जैसे ही मन्नत के सांस लेने के लिए अपनी सिसकी से के साथ होठों को जरा सा खोला, रणविजय ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी जीभ मन्नत की कोमल और कांपती हुई जीभ से टकराई और उसे अपने घेरे में लपेटने लगी। मन्नत का पूरा शरीर इस स्पर्श से सुन्न पड़ गया। उसके पैर की सोने की भारी पायल और उसकी कमर की चैन दीवार से रगड़ खाकर तीखी रुंझुन आवाज करने लगी। रणविजय ने मन्नत के निचले होंठ को अपने दांतों के बीच हल्का सा बीचा, फिर उन्हें छोड़ते हुए मन्नत के ऊपरी होंठों को चूमने लगा। मन्नत की सांसें उखड़ने लगी थी। उसका दिल उसकी दिमाग किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। रणविजय की जीभ मन्नत के मुंह के ऊपरी हिस्से को चलाते हुए उसकी हर एक सांस को अपने भीतर खींच रही थी। वह मन्नत के दोनों होठों को एक साथ अपने मुंह के भीतर भरकर उन्हें चूम रहा था, जिससे उनके बीच लार की एक महीन और गर्म लकीर बन रही थी। मन्नत ने अपने हाथ रणविजय के कंधों पर कस दिए। उसकी उंगलियां उसके सूट के कपड़े को नोच रही थी। रणविजय का यह किसिंग मूव इतना वाइल्ड और पजेसिव था कि मन्नत का सारा गुस्सा, उसकी सारी प्रतिशोध की आग पल भर में इस गहरे मदहोश कर देने वाले नशे के नीचे दबने लगी। रणविजय मन्नत के मुंह के भीतर अपनी जीभ को इस तरह घुमा रहा था मानो वह उसके वजूद के एक एक थॉट पर अपना मुकम्मल कंट्रोल जमा लेना चाहता हो। जब मन्नत का शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया और उसकी आंखें आधी बंद होने लगी, तब जाकर रणविजय ने धीरे धीरे अपने होठों को मन्नत के होठों से अलग किया। दोनों की सांसें बुरी तरह फूल रही थी। मन्नत के होठ रणविजय की इस हार्ड किस की वजह से पूरी तरह सूज चुके थे और गीले होकर सुर्ख लाल लग रहे थे। रणविजय ने मन्नत के चेहरे को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त खौफ, नफरत और इस गहरे स्पर्श का एक अजीब सा नशा मिक्स्ड था। रणविजय ने मन्नत के हाथों को छोड़ा, लेकिन वह उससे दूर नहीं हटा। उसने मन्नत की पतली कमर पर अपना हाथ रखा, जहां कपड़ों के नीचे वह सोने का भारी कमरबंद उसके फोन से सिंक था। उसने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को ऑन किया और मन्नत के सामने कर दिया। तुम्हें लगता है कि मैं कातिल हूँ मन्नत? तो अपनी इस खूबसूरत आंखों से जरा इस लाइव स्क्रीन को देखो, रणविजय ने बेहद ठंडी और रहस्यमयी आवाज में कहा। स्क्रीन पर शेखावत इंडस्ट्रीज के उस अंडरग्राउंड सीक्रेट बेसमेंट का नजारा था। वहां लोहे के भारी पिंजरों के भीतर 3 अधेड़ उम्र के लोग बंधे हुए थे, जिनके चेहरे खून से सने थे और वे बेहद बुरी हालत में तड़प रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि शेखावत इंडस्ट्रीज के वे पुराने बोर्ड मेंबर्स थे जिन्होंने रमेश मल्होत्रा के कार एक्सीडेंट की साजिश रची थी। रणविजय उन्हें पिछले 2 सालों से उस अंधेरे बेसमेंट में कैद करके रखा था, जहां उन्हें हर रोज मौत से भी बदतर सजा दी जाती थी। यह कौन है? मन्नत की आवाज डर के मारे बमुश्किल से निकल पाई। यह तुम्हारे पिता के असली कातिल है मन्नत। रणविजय ने मन्नत के चेहरे पर गिरती एक बाल की लट को पीछे करते हुए कहा। उसकी उंगली पर लगा थोड़ा सा खून मन्नत के गाल पर एक लाल लकीर की तरह छप गया, जो दिखने में किसी मांग के सिंदूर जैसा ही पवित्र और खौफनाक लग रहा था। मैंने इन्हें कानून के हवाले नहीं किया, क्योंकि कानून इन्हें सिर्फ जेल की सजा देता, लेकिन रणविजय सिंह शेखावत का इंसाफ अलग है। उन्होंने इस इंसान को मारा इन्होंने उस इंसान को मारा जिसके खून का एक एक कतरा इस मल्होत्रा के वजूद में बहता है। मैंने इसका पूरा बिजनेस तबाह किया, इनके खानदान को सड़क पर लाया और इन्हें यहाँ तक
यहाँ इस नरक में सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब तुम बताओ मन्नत, क्या मैं अब भी तुम्हें अपने पिता का कातिल नजर आता हूँ? मन्नत उस स्क्रीन को और रणविजय की इस भयानक जुनूनी इंसाफ को देखकर पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। उसका दिमाग इस सच को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वह जिस इंसान से पिछले कई हफ्तों से अपने पिता का कातिल समझकर नफरत करने की नई वजह ढूंढ रही थी, वही इंसान उसके पिता के हत्यारों को पिछले 2 सालों से नरक की सजा दे रहा था। यह कैसा पजेसिवनेस था, यह कैसा डार्क ऑब्सेशन था जो अपनी मोहब्बत के अतीत का बदला लेने के लिए खुद साक्षात शैतान बन चुका था। मन्नत के पैर लड़खड़ाए और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके लंबे काले बाल पूरे मखमली गद्दे पर पिघल गए। रणविजय उसके पास आया और बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गया। उसने मन्नत की कमर के उस सोने के कमरबंद के डिजिटल पैनल को देखा जिस पर ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही थी। कल सुबह मैं तुम्हें उन कातिलों के सामने लेकर चलूंगा मन्नत, रणविजय ने मन्नत की कमर पर अपनी मजबूत हथेली को रखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। तुम खुद अपनी आंखों से देखना कि तुम्हारे पिता के गुनहगार इस रणविजय के पैरों के नीचे किस तरह अपनी मौत की भीख मांगते हैं। लेकिन आज रात की इस गुस्ताखी के बाद तुम दोबारा मेरी किसी भी चीज़ को, मेरी किसी भी चाबी को छूने की हिम्मत नहीं करोगी। तुम्हारा यह पिंजरा अब और छोटा होने वाला है। उसने मन्नत को खींचकर अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया। मन्नत ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। उसका पूरा वजूद इस वक्त एक गहरे मानसिक कन्फ्रंटेशन से गुजर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस इंसान से नफरत करे या उसके इस खौफनाक रक्षक वाले रूप को देखकर अपने दिल के किसी कोने में छुपी उस अजीब सी भावना को समझने की कोशिश करे जो इस खौफ के रूप में बाहर आ रही थी। कमरे के बाहर रात ढलने लगी थी और चांद की ठंडी रोशनी खिड़की के शीशे से होती हुई फर्श पर बिखरे उन फाइल्स के पन्नों पर पड़ रही थी। लेकिन उस बंद बेडरूम के भीतर वक्त जैसे ठहर गया था। रणविजय मन्नत को अपनी साय में समेटे अपनी घायल हथेली के दर्द को भूलकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कीमती अमानत को अपने सीने से लगाए बैठा था, यह जानते हुए कि मन्नत भले ही आज उससे नफरत करती हो, लेकिन उसका वजूद अब हमेशा के लिए रणविजय सिंह शेखावत के इस डार्क साम्राज्य का सबसे खूबसूरत और बंद कैदी बन चुका था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता इस पूरी कायनात में मौजूद नहीं था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।